रामनाथ सभी भाइयों को आप हम लोग पढ़ चुके थे कि तुर्कों का आगमन, हम लोग पहले पढ़ चुके थे भारत में, हम लोग पढ़ चुके थे भारत में अरबों का आक्रमण। क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग? भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर तुर्कों का आगमन पढ़ चुके थे हम लोग, तुर्कों का आगमन पढ़ चुके थे, ठीक है। तुर्कों के आगमन के पश्चात आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमणों के पूर्व भारत के राज्यों की स्थिति। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तुर्क आक्रमणों के पूर्व जो भारत के राज्यों की स्थिति है वो क्या थी, मतलब जो तुर्क भारत में आए थे, उस भारत पर आक्रमण किया, उससे पूर्व क्या थी, भारत के राज्यों की स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। हाँ, पहले हम लोग धीरे धीरे पहले हम लोग इसको पूरी रीडिंग, पूरे पैरा की रीडिंग लगाएंगे आराम आराम यहाँ तक, और फिर उसके बाद हम लोग इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। मुल्तान तथा सिंध दोनों क्षेत्र 8वीं सदी के आरंभ में ही अरबों द्वारा विजित कर लिए गए थे। जो मुल्तान था और सिंध था, ये दोनों क्षेत्र क्या करे गए थे? 8वीं सदी के आरंभ में ही अरबों द्वारा क्या कर विजिट कर लिए गए थे। सिंध में अरबों की सत्ता के अवशेष अब भी बने हुए थे, ठीक है। तो सिंध में जो अरबों की सत्ता थी उसके अवशेष अब भी बने हुए थे, ठीक है। हिंदू शाही राजवंश उत्तर पश्चिम भारत का विशाल हिंदू राज्य था। जो हिंदू शाही राजवंश था वो उत्तर पश्चिम भारत का विशाल हिंदू शाही राज्य था, जिसकी सीमा कश्मीर से मुल्तान तक तथा चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैली थी। जो हिंदू शाही राजवंश था उत्तर पश्चिमी भारत का विशाल हिंदू राज्य था, जिसकी सीमा क्या करी थी? कश्मीर से लेकर मुल्तान तक और चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैली हुई थी। महमूद ने इसकी राजधानी वहिंद पर आक्रमण कर दिया तथा यहाँ का शासक जयपाल था, जिसने पराजित होने पर आत्महत्या कर ली। अब जो क्या करा उसने, जयपाल था, वो इतना मतलब कि इतनी लज्जित हो गया या ऐसा पराजित हो गया, जिसके मतलब हारने के बाद उसने क्या कर लिया? आत्महत्या ही कर ली। वो इतना लज्जित हो गया था, इतना मतलब कि क्षीण भावना से वो हो गया था, उसने क्या करी? आत्महत्या ही कर ली। अब आत्महत्या कर ली। उत्तरी भारत में स्थित कश्मीर का क्षेत्र महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से राजनीतिक अव्यवस्था से ग्रसित था। यहाँ की वास्तविक शासिका क्षेत्रगुप्त की पत्नी दिद्दा थी। उपयुक्त राज्य के अतिरिक्त मुस्लिम आक्रमण के समय उत्तरी भारत में अनेकों छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। तुर्क आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे सैकड़ों राज्यों में विभक्त था, जैसे सिंध, मुल्तान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि। ऐसे करते करते कई छोटे छोटे राज्यों में, सैकड़ों राज्यों में क्या था? बटा हुआ था अपना भारत। भारत का इस समय बाह्य देशों के साथ कोई विशेष संबंध नहीं था। जो भारत था उसमें उसका जो है बाहर जो जितने भी लोग हैं या बाहर जितने भी देश थे, उनके साथ उनका कोई विशेष संबंध नहीं पाया गया था। वो अपने मतलब कि अपने में ही रहते थे, अपनी ही सत्ता चलाते थे, अपने छोटे से राज्य में वो खुश रहते थे, ज्यादा चक्कर में वो नहीं पड़ते थे। अगर देखा जाए तो राज्यों का आर्थिक आधार कमजोर था, जिसके फलस्वरूप सैन्य आधार भी कमजोर हो गया। जो राज्य थे उनका जो आर्थिक आधार था वो बहुत क्या था? कमजोर था या बहुत ही वीक था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? सैन्य आधार, जो सैन्य का आधार था, सैन्य शक्ति का आधार था, वो भी क्या हो गया? कमजोर हो गया समय के साथ साथ। अब बोलेंगे जो राजनीतिक विभाजन की समस्या केवल राजपूत राज्यों तक ही सीमित नहीं थी। जो राजनीतिक विभाजन की समस्या राजपूत राज्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका परिणाम देश के सामान्य जनजीवन पर भी पड़ा था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का पूर्णता अभाव था। इस समय छोटे छोटे राज्य सारे देश में बने हुए थे, परंतु कोई भी एक राज्य या शासक इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें जीतकर एक छत्र राज्य स्थापित कर सके। आंतरिक कलह ने इन्हें कमजोर बना दिया था और विदेशी आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से विरोध करना इनके लिए संभव नहीं था। इस स्थिति के लिए राजपूत शासक जिम्मेदार थे, क्योंकि ये हमेशा आपस में संघर्षरत रहते थे। आंतरिक अशांति की इस परिस्थिति ने अंततः राजपूत शासकों का अस्तित्व समाप्त कर दिया, ठीक है। ये इसके कारण क्या हुआ? आंतरिक कलह के कारण जो राजपूत जो है संघर्षरत रहे, आपस में ही लड़ते मरते रहे, और उन्होंने आंतरिक कलह के कारण ही भारत के मतलब की गुलाम बनवा दिया। भारत पे जो तुर्क आक्रमण हुआ उसका सामना ये लोग अच्छे से नहीं कर पाए। अब ये पॉइंट्स है कुछ मध्यकालीन, हम लोग आगे पढ़ते हैं, पहले इसको हम लोग इतना समझ लेते हैं कि जो भारत में तुर्कों के राज्यों की स्थिति क्या थी। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो मुल्तान तथा सिंध था, यहाँ तक उन्होंने पढ़ा कि जो मुल्तान और सिंध दोनों क्षेत्र जो थे वो 8वीं सदी के आरंभ में ही अरबों द्वारा विजित कर लिए गए थे, जीत लिए गए थे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सिंध में अरबों की सत्ता का अवशेष अब भी बने हुए थे, ये भी नॉर्मल सी बात है। सिंध था उसमें अरबों की सत्ता के अभी भी अवशेष बने हुए थे, ठीक है।
हिंदू शाही राजवंश उत्तर पश्चिम भारत का विशाल हिंदू राज्य था। जो हिंदू शाही राजवंश था वो उत्तर पश्चिम भारत का कहते विशाल हिंदू राज्य था, जिसकी सीमा कश्मीर से लेकर कहां तक, मुल्तान तक। कहां तक? कश्मीर से लेकर मुल्तान तक, और चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैली हुई थी। हिंदू शाही राजवंश था। महमूद ने इसकी राजधानी, जो महमूद था उसने क्या करा, इसकी राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वह हिंद, क्या थी? वह हिंद। उस पर क्या करा इसने? आक्रमण कर दिया, यानी कि हमला बोल दिया कि आओ भैया तुम्हें जीत लें पहले। उन्होंने क्या, वह हिंद पर आक्रमण कर दिया तथा यहाँ का शासक जयपाल था। अब यहाँ का शासक कौन था? जयपाल था बेचारा। जयपाल जिसने पराजित होने पर आत्महत्या कर ली। अब वो ऐसा ह्यूमिलेट हुआ, ऐसा वो पराजित हुआ कि उसने क्या करा? आत्महत्या ही कर लिया, आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग दिए। उत्तरी भारत में स्थित कश्मीर का क्षेत्र महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से राजनीतिक अवस्था से ग्रसित था। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया है जो उत्तरी भारत के सॉरी ऐसा नहीं होगा, फिर शुरू करते हैं। उत्तरी भारत के समय जो कश्मीर था, हाँ ऐसा करें, जो उत्तरी भारत की स्थिति में स्थित जो कश्मीर का क्षेत्र था वो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से पहले से जो समय था उसके समय से पहले ही राजनीतिक अव्यवस्था से क्या था? ग्रसित था। राजनीतिक जो अव्यवस्था थी उससे ग्रसित था। यहाँ की वास्तविक शासिका जो क्षेत्रगुप्त की पत्नी कौन थी? क्षेत्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दिद्दा थी। कौन थी? दिद्दा थी। इसकी क्षेत्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दिद्दा थी। यहाँ पे कौन? कश्मीर में। अब आगे आते हैं हम लोग। जो उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त मुस्लिम आक्रमण के समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। जो उपरोक्त राज्य दिखाए गए उसके अतिरिक्त भी मुस्लिम आक्रमण के समय, जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे उसके समय भी क्या था? जो राज्य थे या जो उत्तरी भारत के जो अनेक छोटे, जो उत्तरी भारत था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। ठीक है। तुर्क आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे सैकड़ों राज्यों में विभक्त था। जो तुर्क आक्रमण हुआ, जो भारत तो था तब था अनेक छोटे छोटे सैकड़ों राज्यों में क्या था? विभक्त था, बटा हुआ था। जैसे क्या ले लो? सिंध ले लो, मुल्तान ले लो, पंजाब ले लो, दिल्ली ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, बंगाल आदि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसमें कोई एक छत्र छाया नहीं थी, एकता नहीं थी। सब अपने अपने में राज आते थे। हर घर का ऐसे कोई मोहल्ला हो गया। अब यहाँ पे अब कोई आपने देखे होंगे, कोई सोसाइटी ऐसी होती कि वहाँ पे एक बुजुर्ग होते हैं, उनकी कोई बात मानता है, ठीक है, वही उस सोसाइटी के फिर फैसले लेते हैं। जैसे कोई गांव हो गया, उसका प्रधान हो गया, प्रधान के सब लोग बात मानते नहीं मानते हैं, उसी के छत्र छाया में पूरा गांव चलता है कि मतलब जो भी होता प्रधान ही तो उसके निर्णय लेता। इसी प्रकार से वहां पे क्या था, उन्होंने कह दी नहीं, एक घर में बटा। जैसे अब एक आपको बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जाम्पल दें। ऐसे सपोज करो आप एक घर है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 3 भाई रहते हैं, भाई आपस में बड़े, ठीक है। अब अगर ये 3 भाई चाहें तो आपस में अच्छे से रह के इस घर को विकसित कर सकते हैं। तीनों भाई, जैसे ये भाई एक भाई इतना पैसा लगा रहा है, एक भाई इतना पैसा लगा रहा है, एक भाई इतना पैसा लगा रहा है, तीनों ने एक घर को विकसित कर दिया, अच्छे से रह रहे हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है। अब एक सिनेरियो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि ये घर हो गया, 3 भैया हो गए, नहीं भैया हमें बांट दो, ये भैया को, ये भैया को, तो ये क्या ही कर लेंगे। इतनी बड़ी जगह को आपने तीन भागों में बंटवा दिया। अब इतनी बड़ी जगह थी, उसका क्या यूज रहेगा? 3 छोटे छोटे भागों में बट गए। तो ऐसे ही अपना भारत भी था। पहले उन्होंने कही नहीं भैया ऐसा समझो, मेरा अलग राज्य दे दो, हम अपने अलग राज्य के राजा बन के रहेंगे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो भारत ऐसे भारत था। ऐसे हम लोग का जो भारत था, ऐसे देखो जी, जो भारत था वो एक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कि दिल्ली हो गया, सिंध हो गया, मुल्तान हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे छोटे छोटे राज्यों में वो बटा हुआ था वो बिल्कुल। और आगे लिखा है, भारत इस समय बाह्य देशों के साथ कोई विशेष संबंध नहीं था। जो भारत का जो था इस समय जो पर बाहरी जो देश थे उनसे कोई विशेष संबंध नहीं था, कोई विशेष जान पहचान नहीं थी, ठीक है। राज्य का आर्थिक आधार कमजोर था, जिसके फलस्वरूप सैन्य आधार भी कमजोर हो गया। अब एक बात बताओ, जैसे कि आज के टाइम पे है, अगर कोई देश है, ठीक है, और एक ये कोई देश है, ये चलो मार्केट है, ठीक है, और ये हो गया कोई देश, इस देश की जो इकोनॉमी, मतलब जो भी हम लोग की इकोनॉमी हो गई या इसकी जो आर्थिक स्थिति हो गई बहुत कमजोर है। आर्थिक स्थिति
बहुत कमजोर, बहुत लो है। ठीक है, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अब इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो ये क्या करेगा यार, जैसे कि अगर इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई देश की, इसमें मिलिट्री भी चाहिए देश की रक्षा करने के लिए, इसमें पुलिस भी चाहिए, इसमें उसे पैसा भी खर्च करना है, उस पर लगाना भी है। अब आर्थिक स्थिति कमजोर है तो नॉर्मल सी बात है वो ना इससे हथियार खरीद पाएगा, ना यहाँ से कोई ऐसी कुछ सुविधा ले पाएगा, टेक्नोलॉजी ले पाएगा जिससे वो अपने देश को विकसित कर दे, डेवलप कर दे। उसकी तो आर्थिक स्थिति आपके जब जेब में गांधी ही नहीं है तो क्या विकास ले लोगे। आज की कड़वी सच्चाई है, जब तक जेब में गांधी तब तक दुनिया तुम्हारे पीछे अंधी। ठीक है, दुनिया तुम्हारे पीछे अंधी होकर घूमेगी और दुनिया तुम्हारे लिए काम करेगी। कोई इंसान तुम्हारे वर्क करेगा, तुम्हारी कोई कंपनी है, तुम्हारे खुद के पास ही पैसा नहीं है तो तुम वर्कर्स को क्या पैसा दोगे। वैसे ही करके जब किसी देश की या किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी भारत में तो उसका सैन्य बल भी कमजोर था, जो सैनिक भी उसके कमजोर होते तो सैनिक होते ही नहीं थे, तो आर्थिक स्थिति उसकी बहुत कमजोर थी। ऐसे ही करते वो। अब हम लोग कहाँ जाते हैं कि उसमें बोला राजनीति कमजोर थी। राजनीतिक विभाजन की समस्या जो थी, जो राजनीतिक विभाजन की समस्या है वो केवल राजपूत राज्यों तक ही सीमित नहीं थी। जो राजनीतिक जो मतलब कि विकास की समस्या हो गई वो राजपूत राज्यों तक तो सीमित नहीं थी, बल्कि इसका परिणाम देश के सामान्य जनजीवन पर भी पड़ा था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का पूर्णता अभाव था। जो उत्तर भारत था उसमें राजनीतिक जो एकता थी या जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस थे उसमें कतई उसका अभाव था। उसमें कोई आपस में भाईचारा नहीं था, कोई आपस में रिलेशन नहीं था उत्तर भारत में। ठीक है, उस समय बता रहे राजनीतिक विभाजन की समस्या थी, राजनीतिक पॉलिटिकल जो विभाजन था उसकी समस्या केवल राजपूतों राज्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका परिणाम देश के सामान्य जनजीवन पर भी पड़ा था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का पूर्णता अभाव था। इस समय छोटे छोटे राज्य सारे देश में बने हुए थे। इसमें इस समय क्या था, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे मतलब कि ब्लॉक बने हुए थे पूरे देश है, परंतु कोई एक ऐसा शासक नहीं, इतना शक्तिशाली नहीं था जो क्या कर सके, जो इसमें क्या कर सके, इन सबको जो इन्हें जीत ले सबको और एक छत्र छाया में ले आए और एक एकजुट बना दे। कोई इतना शक्तिशाली राज्य था ही नहीं या कोई इतने शक्तिशाली शासक था ही नहीं। आंतरिक कलह ने इन्हें कमजोर बना दिया और विदेशी आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से विरोध करना इनके लिए संभव नहीं था। जो आंतरिक कलह थी, जैसे कि आप घर में होता है, जैसे एक ही राज्य ले लो, अब आपका राज्य हो गया, इसमें इसके तीन बेटे हैं। ठीक है, ये कह रहे हम राजा बनेंगे, आंतरिक कलह मचे पड़े हैं, इनका खून करते हैं, उनका खून बन गए भैया राजा। जब आंतरिक कलह ही रहेगी, एक मान लो सपोज करो ये राज हो गया, जब आंतरिक कलह में मचे हुए हैं, अब कोई बाहर से आके फायदा तो उठा ही लेगा, नॉर्मल सी बात है। अब जैसे घर है अपनी, अभी तो कहते हैं कि जहाँ कुछ भी करो अपना आप कभी बाहर वालों को नहीं देना चाहिए। कितना भी यहाँ घर में कलेश हो जाए, भाई की ना बनती है तो बाहर वाले को ना बता मेरे भैया से नहीं बनती। इसीलिए तो ये हम लोग के बारे में बताया, ये इसमें समझाया गया था कि ऐसा करना है। ठीक है, आंतरिक क्या कहते हैं उसे, आंतरिक कलह के कारण इन्होंने कमजोर बना दिया था। ठीक है, और जिम्मेदार और ये प्रभावशाली ढंग से विरोध करने के लिए संभव नहीं था। ठीक है, प्रभावशाली करने संभव तो था नहीं। और इस स्थिति के लिए राजपूत शासक जिम्मेदार थे। इस स्थिति के लिए कौन थे जिम्मेदार? राजपूत शासक क्या थे? जिम्मेदार थे, क्योंकि ये हमेशा आपस में संघर्षरत रहते थे। ये क्या करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, राजपूत शासक इसमें जिम्मेदार रहेंगे क्योंकि आपस में ही संघर्षरत रहते थे। आंतरिक अशांति की इस परिस्थिति में अंततः राजपूत शासकों का अस्तित्व समाप्त कर दिया। जो आंतरिक इनकी अशांति थी, उन्होंने क्या करा, जो आंतरिक, जैसे कि कोई मन है आपका, जैसे कि मन हो गया, इसमें जब तक मन में शांति नहीं होगी, जब मन ही शांत नहीं है तो आप कैसे कोई काम कर सकते हो? कोई काम कैसे ही कर लोगे? कोई काम कर ही नहीं सकते हो आप जब मन ही आपका शांत नहीं है। जब मन, तभी तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मन ही चंगा नहीं होगा तो कैसे कटौती में गंगा करोगे? ठीक है, जब इसीलिए क्या करा, इस अशांति के कारण, जो आंतरिक कलह अशांति के कारण राजपूत शासकों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया या अस्तित्व समाप्त कर दिया। अब यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक के, जो भारत पर अरबों का आक्रमण था या तुर्कों का आक्रमण था, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। नॉर्मल सा होगा, ज़्यादा कोई कठिन होगा नहीं, आप लाइन से पढ़ते हो चलना। पहला हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, पहला वाला क्या बता रहा है कि मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटना मुस्लिमों का आक्रमण थी। जो मध्यकालीन भारत की जो प्रमुख घटना अगर पूछी जाए आपसे
कि भैया बताओ कि मध्यकालीन जो भारत में थी उसमें जो उसकी प्रमुख घटना क्या थी, तो वो क्या थी, मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण थी, जिसमें सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ था। जिसमें क्या हुआ था, सर्वप्रथम पहले क्या हुआ, अरबी आक्रमण हुआ था, बाद में क्या हुआ था, तुर्की आक्रमण हुआ था। ठीक है, सब अब दूसरा आ जाता है पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। तो सर्वप्रथम बता रहे हैं इसमें कि जो अरबी मुसलमान, ये देखो डेट, हिस्ट्री में अगर कोई डेट को लेकर लड़ रहा है, हिस्ट्री में लेके कोई डेट्स को लेकर लड़ रहा है तो वो महामूर्ख है। डेट्स कभी भी हिस्ट्री में आप मतलब कि राउंड फिगर आप बता सकते हो कि हाँ यार ऐसे से इतना इतना लगभग रहा होगा, इतने में रहा होगा। जो डेट्स को लेकर लड़ रहा है वो कितनी पुरानी डेट्स हैं रही हैं, वो भी किसी इंसान ने ही बताई कि हाँ ऐसे से रही होंगी डेट्स। तो इसमें डेट का हर जगह अलग अलग, हर सोर्स में, हर किसी की समझ के हिसाब से हर सोर्स में अलग अलग है। तो डेट्स को लेकर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। कोई 636 बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ठीक है, ऐसे ही क्या बताया गया इसमें, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ो कि सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का जो आक्रमण था वो 636 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आक्रमण खलीफा उमर के समय में हुआ और यह आक्रमण असफल रहा। यह तीसरा पॉइंट है कि जो यह आक्रमण था वो खलीफा उमर के, जो खलीफा एक पद माना जाता है, ठीक है, उसके उमर के समय पे हुआ था और यह आक्रमण क्या था, असफल रहा था। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। जो भारत था उस पर जो प्रथम सफल आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में। ठीक है, यह आक्रमण खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। यह जो आक्रमण था वो खलीफा कौन था उस समय, अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। श्रीलंका में अरब यात्रियों की मृत्यु इस आक्रमण का प्रमुख कारण था। जो श्रीलंका में जो अरब आक्रमणकारियों की मृत्यु का कारण था, जो अरब यात्रियों की मृत्यु का कारण क्या था, इस आक्रमण का प्रमुख कारण था। इस आक्रमण से जो कारण हुआ था वो उसका प्रमुख कारण था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध तथा मुल्तान को जीता। इसने क्या करा, जो क्या करा, उसने मोहम्मद बिन कासिम के जो जब उसने अटैक करा था तो उस समय कौन वहां पे शासक था, कौन था, किंतु दाहिर था। कौन उस समय शासक था, दाहिर था, इसने क्या करा, सिंध तथा मुल्तान को जीता था। ठीक है, मुल्तान ने, अब अगले पे आ जाते हैं कि जो मुल्तान था, मुल्तान से अरब आक्रमणकारियों को अपार सेना प्राप्त होने के कारण उन्होंने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। जो मुल्तान से अरब आक्रमणकारियों को जो अपार सोना प्राप्त हुआ कारण उन्होंने क्या कहा, मुल्तान को क्या स्वर्ण नगरी कहा था। उन्होंने वहां से बहुत पैसा, बहुत चीजें ज्यादातर प्राप्त हुई थी मुल्तान से। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था। जो भारत में जो जजिया कर लगाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अरबी भाषा में अंकों को हिंसा कहा जाता था। जो अरबी भाषा में जो अंक थे उनको क्या कहा था, हिंसा कहा जाता था, हिंदसा कहा जाता था, क्योंकि उनका मूल स्थान हिंद या भारत है। क्योंकि उनका जो मूल स्थान वो क्या है, हिंद या भारत है। भारतीय खगोल शास्त्र पर आधारित प्रमुख अरबी रचना अल फाजरी कृत किताब उल जिज है। कौन है, किताब उल जिज है। भारतीय खगोल शास्त्र पर जो आधारित प्रमुख अरबी रचना है वो अल फाजरी कृत किताब उल जिज है। ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण की सूचना चचनामा तथा बिलादुरी कृत किताब फुल अल बलदान से मिलती है। ठीक है, अरब आक्रमण के समय 2 अरबी विद्वान सुलेमान व अल मसूदी भारत आए थे। ठीक है, ये था हम लोग का पूरा भारत पर अरब आक्रमण का चैप्टर। यहाँ तक हम लोग ने पूरा पढ़ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करते करते मध्यकालीन भारत पूरा हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।